नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पेश किए गए भरोसे के बजट की। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में हमेशा से कुछ अलग ही करने का मादा रखती है। सरकार की कोशिश रहती है कि किस तरह से प्रदेश के कोने कोने में विकास पहुंच सके। कुछ इसी तरह का संतुलन आज भूपेश बघेल के भरोसे के बजट में देखने को मिला। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया। ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी पेश किया। सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट को राज्य सरकार ने भरोसे का बजट के नाम से पेश किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्जा दिलाया है। 1 करोड़ साल लाख मीट्रिक टन उपार्जित किया है। राजनांदगांव रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान किया गया है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वहीं विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसान कल्याण अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। बजट में मुख्य घोषणाएं। 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम और पंजीकृत है, उन्हें 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3,550 से बढ़ाकर 5,000 किया गया। मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी। 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि। मध्याह्न भोजन के रसोइयों को 1,800 रुपए मिलेंगे। ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2,000 रुपए को 3,000 करने की घोषणा। राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि। होमगार्ड का वेतन 6,300 से 6,420 प्रति माह करने की घोषणा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी। 25,000 की जगह 50,000 मिलेंगे। बहरहाल भूपेश सरकार के इस बजट को लोक लुभावन बजट, सबके हितों का ख्याल रखते हुए संतुलित रूप से बनाया गया बजट बताया जा रहा है। तो वहीं बजट पेश होने के बाद हर कोई खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज 6 मार्च को भूपेश बघेल सरकार ने भरोसे का बजट पेश किया। यह छत्तीसगढ़ का पहला ई पेपर बजट है। अब जब इतना ही भरोसे का बजट यदि है तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, यह भी सवाल है। जहां भूपेश बघेल सरकार ने कई सारे प्रावधान इस बजट को लेकर किए, लेकिन विपक्ष अब लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का इसमें काम किया गया है। ये कुछ प्रमुख बातें हम आपको बजट के बता रहे हैं। 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल शेष परिवारों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इसमें नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में शामिल होंगे हम
कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के साथ। धनंजय जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र ब्रह्मो जी, उनके पास जाऊंगा। रविंद्र जी, आज छत्तीसगढ़ का पहला ई पेपर बजट पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट है भरोसे का बजट है, लेकिन अगर इतना ही भरोसे का बजट है तो विपक्ष के पेट में आखिर दर्द क्यों? कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, दो तीन जो इसके प्रमुख जो बात है बजट के अंदर, वो एक अर्थशास्त्री के नजरिए से मैं उन्हीं बातों को यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो छत्तीसगढ़ की जो विकास की भी जो रफ्तार है वो ठीक ठाक है, और ठीक ठाक क्या, इसे आप देखें कि जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है। तीनों सेक्टर में नेशनल एवरेज से ज्यादा है, चाहे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री और सर्विसेज में। अब इसका मतलब ये है कि यदि नेशनल एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब कि जो भारत के सभी जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों की जो ग्रोथ रेट है और उसका जो एवरेज है उससे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसका ये मतलब है। एक बात ये। दूसरा, बजट में जो जिस एंगल से अर्थशास्त्री लोग ज्यादातर देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है, सरकार का वित्तीय अनुशासन किस तरीके से है, तो वो जो है यहाँ पर इस बजट में वित्तीय अनुशासन जो है सुदृढ़ दिख रहा है, क्योंकि ये राजस्व जो आधिक्य इसमें आ रहा है और जो है घाटे को नियंत्रित रखा गया है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि कई जो इनकी जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, कुछ नई योजनाएं घोषणा की है उन्होंने, लगभग मैं 10-11 योजनाएं देख रहा था, कि सबको मिला के 10-11 नई प्रकार की योजनाएं हैं। और ये इस प्रकार की योजनाएं हैं और इस तरीके की योजनाओं में प्रावधान किए गए हैं कि ये सब उस एक अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर किए गए हैं कि किस प्रकार से हम बजट को ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी बना पाए, किस प्रकार से, जिसे हम अर्थशास्त्र में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बजट किस प्रकार से समावेशी हो। तो एक ये समावेशी बजट है। अब ये जो बजट है, ये जो सरकार है, जो सरकार क्या सोचती है, किस तरीके से काम करती है, सरकार की क्या प्राथमिकता है, उन्हीं को बताने वाला एक दस्तावेज होता है कि सरकार के क्या उद्देश्य है, क्या प्राथमिकता है, उसको बजट के माध्यम से सरकार बताती है। और यदि पिछले 4 साल से यदि आप देखें तो सरकार जिस प्रकार से बजट बना रही है, सरकार की जो प्राथमिकता है और सरकार की विकास की जो रणनीति है, उसके केंद्र में जो है वो आप देखते हैं ग्रामीण है या गांव है या किसान है। इसलिए आप देखते हैं लगभग 6,800 करोड़ का यहाँ पे जो इनपुट सब्सिडी जो किसान को देने की बात की गई है वो यहाँ पर है। तो यदि सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे, चाहे ग्रामीण विकास में हो या एग्रीकल्चर में या रूरल या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और स्वास्थ्य में आप देखेंगे उसका प्रावधान है। शिक्षा में आप देखेंगे तो 1,001 स्वामी आत्मानंद जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात कही गई है। और महिलाओं के लिए भी योजनाएं उनके रोजगार। ठीक है रविंद्र जी, राज्य सरकार का चाहे किसी भी और फोकस हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ के विकास की और जनता की भलाई के लिए होगा। आऊंगा आपके पास वापस से। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आपकी सरकार बोल रही है भरोसे का बजट है। निश्चित तौर पर ऋषभ जी, ये बजट जो है भरोसे का बजट है और इस बजट से छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है उसको गति मिलेगा। जहां 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 92,035 रुपए था, हमारी सरकार बनने के बाद उस प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। आज 1,33,889 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुए, प्रत्येक व्यक्ति की आय यहाँ पे निकली हुई है। स्वाभाविक बात है, हमारी सरकार बनने के बाद जहां प्रति व्यक्ति आय में 41,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और इस बजट आने के बाद जो प्रति व्यक्ति आय के बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, इस प्रदेश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार जो हमारी काम कर रही है और मजबूती के लिए काम कर रही है, उससे लाभ मिलेगा। ये बजट आय बढ़ाने वाला, साथ में राहत देने वाला भी है। महंगाई से राहत देने वाले पर अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
कि जो मानदेय में लगभग 3500 से 4000 रुपए की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने की है। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 के आसपास वेतन मिलता था, अब वो बढ़कर 10,000 रुपए हो गया है। आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं हैं जिनको 3500 रुपए वेतन मिलता था, वो लगभग 5500 के आसपास हो गया है। वैसे ही जो हमारे जो आपके कोटवार भाई साहब हैं, उनके कोटवारों के लिए भी हमारे सरकार ने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। साथ में जो रसोईया है, जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं, कुपोषण दूर करने के लिए जो स्कूल में भोजन परोसा जाता है, उनके वृद्धि किया गया है। यहाँ हमारे और जो आप देखेंगे कि बेरोजगार जो युवा है, जो 12वीं पास युवा है, क्योंकि हमने घोषणा पत्र में कोई बेरोजगारी भत्ते का घोषणा नहीं किया था, लेकिन हमारी सरकार की हर वर्ग के साथ जो न्याय करने की जो नीति है, उसके चलते हमने 2500 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया है। साथ में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय यहाँ पे खोले जा रहे हैं। और जो पुलिस के जवानों के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे होमगार्ड के जवान जो काम करते हैं, उनके भी मानदेय में 6500 रुपए की बढ़ोतरी। कुल मिला के ठाकुर साहब, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया और हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग जी, उनसे जरा सवाल लेता हूं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ग को लेकर इसमें प्रावधान किया गया है, चाहे आंगनबाड़ी हो, बेरोजगार हो, होमगार्ड हो, महिलाएं हो, सबके लिए प्रावधान किया गया है और इस बजट को भरोसे का बजट नाम दिया गया है। फिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? ऋषभ जी, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार का भूपेश बघेल जी का जो बजट था, मैं तो ये मानता हूं कि ये भरोसे का नहीं बल्कि विश्वासघात का बजट है। क्योंकि इस अंतिम बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इस सरकार ने 2018 में जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादे किए थे, उसको ये पूरे करने में पूरी तरीके से असफल रही है। और इस अंतिम बजट के बाद ये उस पर एक मुहर लगाने का काम हुआ। ये सरकार न तो शराबबंदी पर अडिग रही, बल्कि शराबबंदी को नकार दिया और अब बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 2.5 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति को ही गरीब मानना, ये इस सरकार की सबसे बड़ी एक तरीके से विश्वासघाती मानसिकता का ये परिचायक सिद्ध हो रही है। और आप देखिए, अनियमित कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान? कुछ नहीं। सरकार ने कहा था नियमित करेंगे, कहाँ गया पता नहीं। और अनेकों तरीके से लोगों को छला गया है। आदिवासी अंचलों की घोर उपेक्षा इस बजट में शामिल है। मैं तो खुद सरगुजा का रहने वाला हूँ, देख रहा था कि सरगुजा के लिए क्या प्रावधान है। तो मेरी नजर गई कि एक मानसिक चिकित्सालय के लिए सरगुजा में एक प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, कोई पूंजीगत निवेश की दृष्टि से इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है। ये मैं मानता हूं कि इस प्रकार का निराशाजनक बजट ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार का वास्तव में अंतिम बजट सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, धनंजय जी क्या कहेंगे? पूरी बात आपने सुनी सहदेव जी की। राज्य सरकार का आखिरी बजट होगा। ठाकुर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच? देखिए, सीदेव जी की निराशा जायज है, क्योंकि 15 साल तक ये आ रही है जी। क्योंकि सीदेव जी की निराशा बहुत जायज है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, लोग हैं जो नहीं चाहते कि होमगार्ड के मानदेय बढ़े। ये लोग तो, इनकी तो सरकार जब थी ना, तो ये तो इन सारे लोगों पे बोझ बढ़ाने का काम करती थी। इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी केंद्र सरकार करती क्या है? आम लोगों को महंगाई का मार देती है, दूध दही पर टैक्स लेती है, सिलेंडर के दाम में मुनाफाखोरी करती है, पेट्रोल डीजल के दाम पर लूटती है। और हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार देने वाली सरकार है। अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा के लोगों को निराशा होगी। अगर हम होमगार्ड के तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो भाजपा के लोगों को निराशा होगी। अगर हम इस प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो इनको निराशा हाथ में आएगी ना भाई, क्योंकि ये 15 साल तो ये कुछ का नहीं कर पाते। अगर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित करने के लिए हमारी सरकार का 6,800 करोड़ रुपए देने जा रही है, इनको तकलीफ होगा, क्योंकि ये किसानों से जो वादा करते कहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। स्वाभाविक बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक मूल सूत्र काम है कि युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे मध्यम व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, इनका विरोध करना, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए समर्पित सरकार है, केंद्र में बैठी है। 15 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? तो निराशा इनको तो होना ही होना है। अगर हमारी सरकार गांव के सड़क से पंचायत पहुंचने सड़क बनाती है, इनके पेट में दर्द होगा।
सरकार अगर 4 साल में लगभग 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है, इनको तकलीफ होना शुरू हो गया, क्योंकि ये भी तो थे ना सरकार में। ये 2015, 16, 17, 18 में सरकार में थे, मात्र 2,37,000 मकान बना पाए हैं। नहीं हुआ कुछ काम। क्या किसानों को धान की कीमत 2500 को मिला? बैठे भाई साहब बता दीजिए, क्या प्रदेश के 44 भी समझना चाहेंगे जो पूरा विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है क्या? 4 साल में इतना ज्यादा विकास हुआ, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ? निश्चित नहीं हुआ ना। 15 साल में तो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किए ना भाई। इनका क्या काम था? इनका काम यह था, स्काई वॉक जैसे राजधानी में बना है, जो जनता जिसका विरोध करती थी कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने के लिए, वो काम कर दिए। एक्सप्रेस वे बनाया 463 करोड़ रुपए का, जिसको उद्घाटन के पहले धसक गया। कई सारे काम किए जिसमें भ्रष्टाचार कमीशन खोरी करना था। अगर गुणवत्ताहीन विकास को विकास माना जाए तो प्रदेश में विकास के लोग बाहर बने थे, लेकिन क्या वो विकास काम थे क्या? यहाँ पे किसानों को क्या धान की 2500 कीमत मिली थी क्या 15 साल में? ये तो उनकी उपज भी खरीदना नहीं चाहते थे। क्या युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए थे आप? दिया था क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए का मानदेय इन्होंने 15 साल में दिया? नहीं दिया। तो इन्होंने विकास किसका किया? ये सिर्फ विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं का विकास हुआ था। हुआ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को चुनेगी। ठीक है ठाकुर साहब, वापस आऊंगा आपके पास। रविंद्र जी, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा। बेरोजगारों को लेकर एक प्रावधान किया गया है इस बजट में, 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा जो भी शिक्षित बेरोजगार होंगे। आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेहतर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देना था? अगर रोजगार उपलब्ध करा देते तो शायद राज्य का जो आर्थिक स्थिति है, राज्य की जो आर्थिक स्थिति, उसके तौर पर उन्नयन ज्यादा होता राज्य का। देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। और जब तक रोजगार नहीं है, और ये भी आप मानते हैं कि जो है रोजगार सरकारी नौकरी सभी सरकार नहीं दे सकती है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, ये पूरी दुनिया में है। हम उनको जो है सेल्फ रोजगार के लिए या आर्थिक विकास का वातावरण अच्छा बना के यदि विकास होती है तो रोजगार के मौके अपने आप पैदा होंगे। दूसरी जो बेरोजगारी की बात जो है, उसमें ये बात है कि वो लोग जो है जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए महीना मिलने वाला है। और ये भी ऐसा नहीं है कि जो है हम उनको हमेशा बेरोजगार बनाए रख के उनको बेरोजगारी भत्ता देते रहेंगे, है ना। ये चीज है कि भाई हाँ, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 2 साल तक उनको भत्ता दे रहे हैं और उसके बाद वो जो है रोजगार में आ जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि भैया वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो 12वीं से पास व्यक्ति, वो सोचे कि भाई मुझे तो 2,500 रुपए भत्ता मिल ही रहा है ना। तो ये या रोजगार के लिए वो उन्मुख ना हो। तो ये स्कीम जो है एकदम बहुत ही स्पेसिफिक है और इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि ये भी जो उन लोगों को टारगेटेड करके रखी गई है स्कीम, कि जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ये है। और ये भी 2 साल तक इनको भत्ता मिलने की बात है। ठीक है सेंदेर साहब, पूरी बात आपने सुनी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी भत्ता अब युवाओं को दिया जाएगा, अच्छी बात है। जो लोग परेशान हैं, जिनकी इनकम सालाना 2.5 लाख से कम है, उन्हें भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, चाहे आंगनबाड़ी को लेकर हम बात कर लें, होमगार्ड को लेकर हम बात करें, महिलाओं को लेकर हम बात कर लें, स्व सहायता समूह के लिए हम बात कर लें। हर तरफ से प्रावधान किया गया है इस बजट में और हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश भी की गई है। फिर किस बात की हाय तौबा? देखिए ऋषभ जी, मैं तो प्रश्न वही कर रहा था और कांग्रेस प्रवक्ता को मेरे ख्याल से जवाब भी उसी विषय का देना चाहिए, लेकिन वो अपनी डींगे हाँकने में इतने मशगूल है कि उनको बुनियादी प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। मेरा कहना ये है कि यदि 6 लाख रुपए हम मानते हैं कि न्यूनतम रूप से गरीबों के लिए गरीबी स्तर है कि 6 लाख रुपए वार्षिक आय, लेकिन ये भारत की पहली सरकार है जो ये कह रही है कि जो 2.5 लाख जिसका इनकम है और उससे ऊपर यदि कोई कमाता है तो वो न तो बेरोजगार है न गरीब है। तो ये मापदंड तय करके इस बजट में इन्होंने जो उपहास उड़ाने का काम किया छत्तीसगढ़ का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, ये इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है। 2.5 लाख रुपए डेली बेसिस में आप जोड़िएगा। अभी ये खुद बता रहे थे कि हमने पर कैपिटा इनकम को 1.5 लाख तक पहुंचा दिया। तो 2.5 लाख रुपए में ये मतलब खानदानी बेरोजगार होगा
तभी जाकर उसको भत्ता मिलेगा। तो ये जो आंकड़ेबाजी का खेल और इस तरीके से ये अंगूठा दिखा रहे हैं, इसका क्या उत्तर है? दूसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर 16 लाख मकान को लेकर इनके पंचायत मंत्री ने स्वयं सरकार पर आरोप लगाते हुए त्याग पत्र दिया। उसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया? जबकि राज्यांश के रूप में 5,000 करोड़ दिया जाना था, ये बोल दिया हम सर्वे कराएंगे। अरे सर्वे क्या कराएंगे? सूची है जनपद के अंदर, लिस्टेड है, वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी प्रकाशित की जा चुकी है, ये बोल रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि विश्वासघात का बजट है ये, विश्वास का बजट नहीं है। ठीक है। और इसका उत्तर दे नहीं रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है ठाकुर साहब, बड़ी बड़ी बातें कर विश्वास रहे हैं, का बजट नहीं, कर्ज कितना बढ़ गया विश्वासघात का छत्तीसगढ़ बजट है। पर, पूंजीगत निवेश कितना, इसका उत्तर दे। ठीक है ठाकुर साहब, विश्वास का बजट नहीं, विश्वासघात का बजट है। जी ठाकुर साहब, प्रयास ने शब्दों का इस्तेमाल किया विश्वासघात का। जी विश्वासघात तब कहलाता है जब वादा आप करो और वादा पूरा ना करो। जैसे रमन सिंह ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया था, और जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार अभी विश्वासघात कर रही है। समझिएगा 2 मिनट ना। 2003 में रमन सिंह की सरकार बनी तो कहा था कि 12वीं पास युवाओं को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 साल नहीं दिए, यह विश्वासघात कहलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं दिए, यह विश्वासघात कहलाता है। हमारे घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन हमारी सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वो युवा जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, उनको सहयोग करने के लिए 2 साल के लिए हमने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। ये हमसे युवा मांगा भी नहीं है, न हमने वादा भी नहीं किया था, लेकिन हमारी सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। इसको विश्वासघात नहीं बोलते। आप जो कह रहे हैं 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये किस तरीके से संभव है? क्योंकि 4 महीने बाद तो शायद आचार संहिता लग जाएगी, युवा तो फिर मारा गया। नहीं, जब बेरोजगारी भत्ता शुरू अप्रैल माह में तो उनको आचार संहिता लगेगा कि आप नया काम नहीं करेंगे, लेकिन जो बजट में आ गया है, जो बजट में योजना शुरू हो गई, उसका लाभ तो युवाओं को मिलेगा ना भाई, उसको युवाओं को मिलेगा ना भाई। और 2023 में पुनः सरकार बना रहे हैं, तो हमने जो रोजगार मिशन के माध्यम से 15 लाख युवाओं को जो रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, उसमें हम पूरा करेंगे। लेकिन अगर विश्वासघात की बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो विश्वासघात तो रमन सिंह ने किया था और अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे देश के युवा के साथ। हमने तो वादा नहीं किया था, ना युवा हमसे मांग रहे हैं। हमारी सरकार तो नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है और हम तो रोजगार देने का पक्षधर है, क्योंकि विश्वासघात करना भाजपाइयों का काम है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, अनुराग कुछ किया नहीं ना, मुझे मालूम था तकलीफ शुरू हो गया आपको, क्योंकि 15 साल में रमन सिंह ने प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया, प्रदेश के किसानों के साथ विश्वासघात किया, प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये भाजपाइयों का चरित्र है। 9 साल से नरेंद्र मोदी जी विश्वासघात कर रहे हैं और हम तो दे रहे हैं ना। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह छीन नहीं रहे किसी से, या किसी से लूट नहीं रहे। ये नरेंद्र मोदी जी की तरह छीन नहीं रहे। और बजट की बात करते हैं, सुनिए ना, सुनिए, आपने कर्ज में अच्छा सवाल उठाया है, आपने कर्ज में अच्छा सवाल उठाया है, आपने कर्ज में अच्छा सवाल उठाया, जवाब सुन लीजिए। क्योंकि 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जो रमन सिंह ने आरएसएस भाजपा के लोगों को पाला और 36,000 करोड़ की चावल चोरी किया, रमन सिंह के दमाद ने डीकेएस को जो गिरवी रखा, रमन सिंह के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ, ये 40,000 करोड़ का कर्जा है ना, उसका ब्याज 5,000 करोड़ का हमारी सरकार बता रही है। और कर्जा की बात करते हैं, इस प्रदेश का कर्जदार तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। 55 रुपए छत्तीसगढ़ का कर्जदार नरेंद्र मोदी जी है, वो 55,000 करोड़ आप हमको दिला दीजिए, हमारे पास फूटी कौड़ी कर्ज नहीं रहेगा, हमारे फूटी कौड़ी नहीं रहेगा। भ्रष्टाचारी तो ये है, ईडी में इनके लोग जेल जा रहे हैं, जमानत इनकी नहीं हो रही है, नाम पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई। नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट रहे थे सदन में बोलने में कि अडानी की चोरी में जो मोदी की सहभागिता है, इसलिए पसीना छूट रहे थे। ठाकुर साहब एक एक करके, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है स्पष्ट तौर पर। अनुराग साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ठाकुर जी, ठाकुर साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चावल चोरी का भी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पालने का भी। अगर जब ऐसे ही यहां पर फंड खर्च हो रहा था तो राज्य का विकास कहां से होता? देखिए ऋषभ जी, ये विषय भ्रष्टाचार के डिबेट का नहीं है, ये इनके करतूतों का लेखा जोखा का है, इसलिए मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं उत्तर जरूर दूंगा कि चोर रमन सिंह की चावल चोरी में जवाब नहीं देंगे। ये कौन चोर है?
वो ईडी रमन सिंह के के चावल चोरी में जवाब छापे नहीं के देंगे। बारे में, ईडी के छापे के बाद ये 36,000 स्पष्ट हो गया करोड़ का है चावल चोर थी कि रमन सिंह की कोयले के सरकार, दलाली में और रमन इसके सिंह के मुंह- दामाद इसके ने मुंह डाला डीके हुआ है। सरकारी अस्पताल को गिरवी और रखा। कौन कौन जेल एक में चोर है ऊपर में अडानी है, और कौन जिसको जेल में बचाने है? के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग लगे हैं। ठीक है, अनुराग जी, जो अडानी एक चोर है, अनुराग जी, जिसके धनंजय बारे जी, में बोलने में और नरेंद्र दूसरा- मोदी जी में क्षमता नहीं है, दूसरा, तो चोरों के साथ देखिए, तो बोलने गठबंधन है, नहीं चर्चा अपने बोलने अंतिम नहीं दौर में, देंगे। चोरों अनुराग के जी, साथ तो भाजपा बोलने नहीं गठबंधन देंगे। है। अपने अंतिम दौर में अर्थशास्त्री रवींद्र जी की ओर मैं जाना चाहूंगा। रवींद्र जी, ये बजट जो पेश किया गया इसको लेकर राज्य सरकार कह रही है कि भरोसे का बजट है, हर वर्ग को लेकर इसमें ध्यान रखा गया और प्रावधान भी किया गया। दूसरी तरफ अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष के पेट में दर्द है और आरोप ये है कि सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा किया गया। लेकिन इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार में जो योजनाएं चलाई गई सीधे तौर पर जनता को इफेक्ट करेगी। जो इंसान स्प्लेंडर नहीं खरीद सकता था उसने गोबर बेच-बेचकर गाड़ी खरीद ली। किस तरीके से आप इस बजट को देखते, क्या वाकई ये चुनावी बजट है? रविंद्र जी, देखिए, बजट को देखने का अर्थशास्त्र के नजरिए से 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक कि सरकार जो नीतियां अपना रही है, सरकार जो नीति बना रही है, जो योजनाएं ला रही है, उससे राज्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले मुद्दे पे देखिए, इनकी ग्रोथ रेट 8% की है, सेंट्रल से 7% से ज्यादा है। इसका मतलब जो ये नीति अपना रहे हैं ये ठीक ठाक है। दूसरा, बजट में सबसे ये देखा जाता है कि भाई बजट बन रहा है तो आपके पास जो राजकोष की क्या स्थिति है, राजकोषीय अनुशासन है या नहीं। तो यदि राजकोषीय अनुशासन देखें तो इनका जो है राजस्व अधिक का बजट है, इनका जो है वित्तीय घाटा जो है वो आपकी 3% की लिमिट के अंदर है, जो FRBM एक्ट के अंतर्गत है। और साथ ही साथ जो इनका जो ग्रॉस जो इनका डेट है, जो ऋण है, वो भी जो है सीमा में है। ठीक है, दूसरी बात हुई जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया गया, पहला ई पेपर बजट पेश किया गया और इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़े हुए थे, बीजेपी से अनुराग सिंहदेव जुड़े हुए थे और साथ में अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम बात कर रहे थे भरोसे की बजट की, जिसको आज भूपेश बघेल सरकार ने पेश किया। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो भरोसे का बजट है ये किस तरीके तक जनता को सीधा फायदा पहुंचाता है। खबरों में बने रहिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।